ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय के इस एप्लीकेशन पर, सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय ऐप पर। और जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि आपके लिए पेट एग्जामिनेशन की जो तैयारी हमारा बैच जो स्टार्ट हो रहा है, आज से स्टार्ट था। सुबह थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, लाइव क्लास नहीं हो पाई थी और सुबह हमारी और पीयूष सर की क्लासेस नहीं चल पाई थी। तो आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को ज्वाइन करेंगे, जल्दी से आ जाइए। और देखिए, शाम को 6 बजे मैं पॉलिटी की पहले सेक्शन आपको देखूंगा, उसके बाद संजय सर आपके हिस्ट्री के सेक्शन को देखेंगे, है ना। क्या आप सभी छात्रों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? एक बार कमेंट कर दें, चलिए कमेंट कर दें। जितने भी छात्र यहाँ पर लाइव हैं, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कई छात्र लाइव आ चुके हैं। और देखो भाई, बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी नोट्स और ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं देखो यार, मुश्किल होगी मेरिट में, ठीक है। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी छात्र यहाँ पर लाइव हैं, एक बार प्लीज़ कमेंट कर दें। और जो भी छात्र बाद में वीडियो को देखेंगे, वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैंने कहा था 3 दिन क्लासेस आप लोग को हम फ्री देंगे, उसके बाद सारी क्लासेस पेड रहेंगी। नॉर्मल से फीस है 675 रुपये, है ना। सारी जानकारी हम आपको अपने एप्लीकेशन के माध्यम से देते हैं। तो आ जाइए फटाफट, जितने भी छात्र यहाँ पर लाइव हैं। चलो भाई, स्वागत है रमेश राणा। चले, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और देखो भाई, एक बहुत ही धमाकेदार सेशन होगा। उसके पहले मैं बता दूं कि जो भी छात्र एप्लीकेशन को जिन्होंने डाउनलोड किया है और हमारे बैच में आना चाहते हैं, आपको 3 दिन सारी क्लासेस फ्री दी जाएंगी, ठीक है। जिसकी फीस है 899 रुपये, लेकिन इसमें आप लोगों को लिमिटेड पीरियड ऑफर है ना दिया जा रहा है। 25% का हम आपको इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं और आपको ये कूपन कोड लगाना है PET25, जिसमें आफ्टर डिस्काउंट कोड आपका 675 रुपये में आप कंप्लीट पेट की तैयारी कर सकते हैं। सारी क्लासेस वेल मैनर वे में, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड में आपको अवेलेबल रहेंगी। आपको हर क्लास की PDF दी जाएगी। जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे आज पढ़ाया जा रहा है, उसके MCQs भी आपको दिए जाएंगे, क्योंकि MCQs की प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है। लेक्चर क्लास में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम MCQs आपको देंगे, ठीक है भाई। तो सारी चीज़ें हैं, आपको इस नंबर पर कोई समस्या आती है कॉल कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आ जाओ भाई, जितने भी छात्र यहाँ पर लाइव हैं। चलिए, प्रकाश चंद्र, गुड इवनिंग, ठीक है। तो चलिए हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए, पॉलिटी में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें क्या पढ़ना है, पहले ये क्लियर होना चाहिए, है ना भाई। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, एक नज़र सिलेबस पर रखते हैं, पॉलिटी के सिलेबस पर एक नज़र रखते हैं, ठीक है। देखिए, ये पॉलिटी का आपका सिलेबस है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, है ना। जिसमें कि अगर दोस्तों हम देखेंगे, आपको दिख रहा है, क्योंकि पहली क्लास है और क्लास में हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस है, उसको लेकर हमें अवेयर रहना है। तो देखो भाई, पेट में बहुत छोटा सा सिलेबस इन्होंने दिया है ना। जिसमें की बात करते हैं, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य हो गया, है ना। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। संसदीय प्रणाली हो गया, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, जिसमें कि हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जिला प्रशासन, साथ ही साथ स्थानीय निकाय, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, नगर निगम की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। समझ गए आप लोग? जी हाँ। तो आप लोगों को जहाँ कहीं भी कोई भी पॉइंट, देखिए हमारी जो क्लासेस हैं, जो पढ़ाने का तरीका होगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट की कंप्लीट PDF, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, PDF आपको दी जाएगी। देन उसका नेक्स्ट डे आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा MCQ के फॉर्मेट में, आपको उसको सॉल्व करना है। उसके बाद अगले दिन इसकी आंसर की दी जाएगी, ठीक है। सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पर ही होगा, ठीक है। तो जो भी छात्र पहली बार क्लास में आए हैं, सबका मोस्ट वेलकम है। और क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये तो हमारा सिलेबस हो गया भाई, है ना। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स।
हम आज फंडामेंटल राइट्स पर चल रहे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि पढ़ने सभी हैं, लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनको हम कवर करेंगे, है ना, उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स। पहले तो इसकी मूलभूत बातों के बारे में दोस्तों बात करेंगे, ठीक है। मूलभूत चीजें क्या हैं? ठीक है, जैसा कि आपको पता है फंडामेंटल राइट्स, है ना, ये संविधान में, पहले तो इसके परिचय के बारे में देखते हैं, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, इसका अर्थ क्या है। जैसा कि इसका नाम है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, है ना, थोड़ा सा बातों को समझिए, हर एक चीज को बहुत ही आसानी तरीके से हम आगे आपको लेकर चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। विद इन टाइम आपका सिलेबस खत्म होगा और सब कुछ आसानी से पढ़ते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपके स्क्रीन पर है। अब देखो भाई, फंडामेंटल का अर्थ क्या होता है? मूलभूत, यानी कि अगर हमें जीना है ना, जीवन जीने के लिए मूलभूत अगर हमारे पास सुविधाएं नहीं है, सपोज रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये सब क्या है? ये मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, है ना। उसी प्रकार से हमारा देश क्या है? संवैधानिक है ना, संविधान से चलता है, संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, और साथ ही साथ क्या है? लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, यानी कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया में, विधायकी क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में आप अपना जनप्रतिनिधि चुनकर संसद भेजते हैं, विधानसभा भेजते हैं, है ना। और क्यों भेजते हैं? कि भाई ये हमारे एरिया के ये व्यक्ति हैं और ये हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारी जो भी समस्याएं होंगी ये हमारी वहां तक बातों को पहुंचाएंगे और वो चीजें हमारी यहाँ पर सॉल्व होंगी, ठीक है। उसी प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मतलब ये होता है स्थानीय लोगों के द्वारा लोगों का शासन, है ना। मूलभूत उनकी क्या जरूरतें हैं? अगर किसी ग्राम पंचायत में हैंडपंप लगना है तो विधायक, सांसद या सीधे प्रधानमंत्री के पास या ग्रामीण विकास मंत्रालय पर जाने के बजाय वहीं के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, यानी कि जो प्रधान है, ग्राम प्रधान है ना, और जो सभा होती है, तो वो लोग क्या करते हैं? अपने गांव के विकास को वहीं पर सुनिश्चित करते हैं, ठीक है भाई, समझ गए आप लोग। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? कि ऐसे मूलभूत अधिकार जो राज्य के द्वारा राज्य के नागरिकों को दिए गए हैं और राज्य के विरुद्ध ये गारंटी देता है अगर राज्य कुछ ऐसा करता है कि निरंकुश हो जाए, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि लोकतंत्र है, राज्य अगर निरंकुश हो जाए भाई, तो ये संविधान में, ये मौलिक रूप से संविधान में, जब संविधान बना था तब इसका क्या किया गया था? उसी समय इसका उसमें व्यवस्था कर दी गई थी, है ना। जैसे कि प्राचीन काल में क्या था? बहुत सारी कुरीतियां थी, छुआछूत, है ना, चतुर्वर्ण की काल। अब अगर हम वैदिक काल देखते हैं, उत्तर वैदिक काल देते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लोग शूद्रों को छुआछूत, और आज भी है एक दृष्टि से, तो वो सब चीजों को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माण करता, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पर सोचने समझने के लिए। तो फंडामेंटल राइट की सबसे पहली बात कि इसकी परिभाषा क्या है ना। मूलभूत फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा यही कह सकते हैं कि ये राज्य के द्वारा लोगों को राज्य के विरुद्ध गारंटी देता है कि राज्य अगर कुछ ऐसी चीजें, ऐसी व्यवस्था, है ना, करता है जिससे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है ना। और बात ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज तो ये क्या होती है? ये किसमें है? भाग 3 में है, 12 से 35 में, ठीक है भाई। आ जाओ भाई, आप लोग भी शेयर कर दो, ये फ्री की क्लास है यार, अभी कहाँ हो आप लोग, है ना। चलो फटाफट बताओ। देखो आप लोग के लिए पसीना बहाया जा रहा है, फिलहाल आप लोग भी क्लास में नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं। देखो हमने कहा ना यार, हमारा सेटअप बहुत छोटा सा है, एसी उसी वाले नहीं है, बट कंटेंट में आप लोग की कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। चलो गर्मी है, क्या करें, ठीक है, समझ गए भाई। तो अब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो ये हमारे किस में है? भाग 3 में है, ठीक है, भाग 3 में है, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है, और इसको हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा का दोस्तों जो तात्पर्य होता है, अधिकार पत्र। सबसे पहले ये ब्रिटेन में वहां के जो किंग जो आपके थे, है ना, 1600 समथिंग 1215 में, है ना, किंग जॉन के द्वारा सामंतों के दबाव में
एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, अधिकार घोषणा पत्र, अधिकार पत्र, तो उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। और ये भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है भाई। तो भाग 3 कहलाता है। ये न्यायालय के द्वारा क्या है, प्रवर्तनीय है ना। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो न्यायालय के द्वारा अवाद योग्य है ना, वहां पर न्यायालय में वाद नहीं चल सकता। लेकिन ये हमें क्या करते हैं, 12 से 35 में हमारे जो संविधान में इसका वर्णन किया गया है भाग 3 में, कि ये हमारे राज्य के विरुद्ध हमको गारंटी देते हैं। अगर हमें राज्य क्या करे, अगर हमें समानता का अधिकार प्राप्त है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। तो कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या, आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के हो, गरीब हो, अमीर हो, है ना, कुछ भी हो, कोई भी हो, आप बहुत बड़े पहुंच वाले हो या निम्न तबके के आते हैं, तो वो क्या है, सबके लिए समान है ना। आर्टिकल 39 क में देखा जाए तो जब मैं मौलिक कर्तव्य पढ़ाऊंगा 39 क में, अब ये इसकी चर्चा की गई है ना, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। उसी प्रकार से हमारा संविधान 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय, है ना। तो आर्थिक में जिस प्रकार से धन बल और इन सब चीजों को देखते हैं, राजनीतिक में कोई इफेक्ट नहीं, और सामाजिक रूप से आप किसी भी धर्म संप्रदाय या जिसके भी हो, आप जिस वर्ग से आते हैं, सबको एक समान रूप से देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी छात्र आगे हो, रमेश राणा, प्रकाश चंद्र, पंकज कुमार, प्रकाश चंद्र, वीडियो तो चल रहा है भाई, वीडियो चल रहा है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको प्रॉब्लम है, अगर आपका थोड़ा सा नेटवर्क वीक होगा तो उसको वो कर लो भाई, रिफ्रेश कर लो, वीडियो चल रहा है। तो भाई देखो, तो क्या मूलभूत चीजें हैं, भाग 3 12 से 35, ठीक है। भाग 3 12 से 35 में यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय के द्वारा वाद योग्य है ना, वाद योग्य है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे। यानी कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है ना, मौलिक अधिकारों का, न्यायपालिका को आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत स्टेट हाई कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, यानी कि जो हमें अधिकार दिए गए हैं 6 प्रकार के हैं। प्रारंभ में क्या था, 7 प्रकार का था। संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के माध्यम से उसको एक लीगल राइट्स बना दिया गया। 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि जो संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, इसके संरक्षक कौन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक चीजों को बारीकी से देखेंगे, ठीक है, एक एक चीजों को बारीकी से समझेंगे। जहां कहीं भी दोस्त आपको ना समझ में आए, क्योंकि ये क्लास 3 दिन मैंने आपको फ्री दी है ना, चाहे आप पेड बैच, आप हमारा बैच आपने लिया है, आप भी देख रहे होंगे। जो बच्चे सोच रहे हैं कि कैसा पढ़ाया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ये आप भी देख रहे हो। तो आप तुलना जरूर कर लेना कहीं भी बैच लेने से, और सबसे मिनिमम फीस में हमने इस बैच को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो चलो भाई, एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो मैंने ओवरव्यू बता दिया। अब देखो, हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक है, 6 प्रकार की हैं। जिसमें से देखा जाए तो राइट टू इक्वलिटी है ना, इसका मतलब क्या है, इक्वलिटी मतलब समानता है ना, राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, स्वतंत्रता अधिकार, जिसमें कि वाक अभिव्यक्ति, जीवन के जीने का अधिकार हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता, सारी चीजों को बात करेंगे। आज हम पूरा मौलिक कर्तव्यों का एक पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको पूरा दे देंगे, और ये एक वीडियो, इसके बाद कल आपको पीडीएफ दी जाएगी, और इसकी कंपाइल करके जो पीडीएफ नोट्स बनाई जाएगी वो भी दिया जाएगा, और मॉक टेस्ट आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। समझते चलिए। तो राइट टू फ्रीडम हो गया। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब भाई शोषण क्यों, शोषण मतलब जैसा कि मैंने बताया कि पहले क्या होता था, अगर आप इतिहास के संदर्भ में देखें तो लोगों का व्यापार होता था, गुलाम खरीदे बेचे जाते थे, लोग घरों में दास बनाकर रखते थे। 14 वर्ष के बालकों का जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है 21A, है ना, उसमें यह कहा गया है कि 14 वर्ष के बालकों की ये मूलभूत अधिकार है उनको शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो 23 और 24 ये क्या करता है, शोषण के विरुद्ध। 23 मतलब बलात् श्रम, बेगारी हो गया आपका, साथ ही साथ बंधुआ मजदूरी जो हो गया,
दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार हो गया, ये 23 कहता है। 24 क्या कहता है, बालकों के संबंध में 14 वर्ष के बालकों का किसी भी प्रकार से कारखानों में नियोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A यह प्रावधान करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसके बाद क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, है ना। देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ पर विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, है ना, अनेकता में एकता। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, या कोई भी धर्म है ना, कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। राज्य ये बाध्य नहीं कर सकता कि आपको इस धर्म को अपनाना पड़ेगा, आपने ये धर्म इस धर्म के हैं, आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, अन्यथा आपको कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है, नौकरी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगा, जितनी भी कल्याणकारी सुविधाएं होती हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, आवास हो गया, स्वास्थ्य चिकित्सा हो गया, ये नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि राज्य के विरुद्ध ये क्या है, गारंटी है। ठीक है, गारंटी है ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल, है ना। अब देखिए संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है भाई, तो भाई सबको क्या है, जो भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज हैं उनको अपनी अपनी संस्था स्थापित करने का, अपने संस्था में लोगों को चयन का विभिन्न तरीके से, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, है ना। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आपका आत्मा बोला था, संविधान की आत्मा, है ना। ये जो आर्टिकल 32 है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये संविधान की आत्मा है ना, जिसमें कई जो अभी चीजें हैं सब कुछ डिटेल में बताएंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कितने चीजें हैं। 7वां भी था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या किया गया, एक लीगल राइट्स बना दिया गया, और 300 क के तहत। क्योंकि अगर देखिए संपत्ति का अधिकार में ही मौलिक अधिकार होता तो लोग चाहे जितना धन जमा कर लेते, कानूनन उसमें शिकंजा नहीं हो पाता कि भाई आपको टैक्स देना है, इतना देना है, लोग टैक्स की चोरी करते, सब कुछ करते। आज क्या है, लीगल राइट्स है कि भाई आप कमाइए, ठीक है, अर्निंग करिए, चाहे जिस तरीके से आपकी इनकम इस बाउंड्री के ऊपर जाएगी तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, इसके ऊपर जाएंगे तो इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये तुम्हारा मौलिक अधिकार है, आप हमसे क्यों पैसा ले रहे हो भाई। ठीक है, तो बहुत सारी देखा अभी आपने पीयूष जैन वाला मामला, है ना, कानपुर वाला, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो ये चीजें सारी हैं समझने वाली और देखने वाली। अब चलते हैं दोस्तों, एक एक चीजों को बारीकी से समझते हैं। ठीक है, किसी भी छात्र को कोई समस्या हो, मैं कमेंट देख रहा हूं सबके, किसी भी छात्र को कोई समस्या है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा, आपके सवालों का डाउट्स जवाब भी दिया जाएगा, सब कुछ। ठीक है, और वीडियो की क्वालिटी अगर आप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्योंकि आपका जो डेटा है थोड़ा सा बच जाएगा। 240 पर देखिए, आराम से आपको दिखेगा 240 पर। ठीक है, 144 पर थोड़ा सा लो दिखेगा, 240 पर देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, चलिए मैं कमेंट देखते चल रहा हूं सबके, अगर आपके कोई कमेंट हो गए तो मैं बीच में ले लूंगा। चलो भाई, अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, जैसा कि परिभाषा आपको मैंने बताया, परिभाषा क्या है, मूल अधिकार की परिभाषा क्या है। देखिए मूल अधिकार क्या कहता है, संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक विकास की बात करते हैं। ठीक है, भौतिक में क्या आ जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर। ठीक है, तथा नैतिक, अगर हम नैतिकता की बात करते हैं तो धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके बिना कहा जा सकता है, जैसे कि हमने कहा कि जो मूलभूत सुविधाएं, अगर आपके मोहल्ले में नगर निगम का काम क्या है, सफाई, साफ सफाई नालों की, आपके घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाना, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये मूलभूत सुविधाएं आपके एरिया में ना हो, बिजली ना हो, पानी ना हो, स्वास्थ्य ना हो, अच्छी हवा ना हो, तो क्या जीवन की कल्पना की जा सकती है। उसी प्रकार से संविधान में ये सारे अधिकार प्राप्त किए गए हैं जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। क्या है, नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। और आगे देखिए क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, कहां तक भाई, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में कहां से प्रेरित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से प्रेरित है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा,
जो विधि के समक्ष समानता है, जो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, वह ब्रिटेन से प्रेरित है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन से है, और इसके अलावा जो मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए से लिया गया है। तो पहला तो आपका ये सवाल देखिए, सवाल बनेगा कहाँ से? आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको सवाल बनाना चाहिए, बनाना आना चाहिए कि सवाल बनता कैसे। पहला सवाल, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। दूसरा सवाल बनता है किस आर्टिकल में? 12 से 35 तक में है। कहाँ से लिया गया है भाई? कहाँ से लिया गया है? तीसरा सवाल, ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इसको क्या कहा जाता है? भारत का संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 कहा जाता है। 3-4 सवाल यही बन गए आपके, जो कि वनडे एग्जाम में या और भी बड़े एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, अब मूल अधिकार है ना का संरक्षक कौन है? हमने कहा कि राज्य के विरुद्ध गारंटी देता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है। हमारे मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हनन। अगर राज्य क्या करता है? राज्य क्या करता है? इसका पालन नहीं करता। राज्य अगर मान लीजिए कि किसी धर्म विशेष की सरकार बन गई, किसी जाति विशेष की सरकार बन गई, तो वह क्या करेगा? अपने निचले से जाति वालों को भेदभाव करेगा, अदर संप्रदाय से भेदभाव करेगा। तो जब हनन होगा तो हम क्या करेंगे? न्यायालय में जाएंगे, और ये क्या है? वाद्य योग है। ठीक है, इसीलिए न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। तो राज्य हमसे छीन नहीं सकते। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार जो प्रश्न बनता है, मौलिक अधिकार हमें मूल रूप से दिए गए हैं मौलिक अधिकार, लेकिन आपातकाल अगर लगती है, इमरजेंसी लगती है, 352 का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति महोदय, तब हमारे सारे मौलिक अधिकार रद्द हो जाएंगे। केवल दो मौलिक अधिकार हमारे जो रहेंगे, 20 रहेगा और 21 रहेगा। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, समझ रहे हैं आप लोग? 20 और 21। अब ये 20 क्या है? अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि। किसी व्यक्ति को अगर किसी ने मर्डर किया है, किसी ने चोरी की है, तो उसकी खुद की गवाही नहीं मानी जाएगी, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर वो कबूल ले तो ठीक है, खुद की गवाही के तौर पर अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि, चलो भाई खुद से गवाह दो, ये दो, है ना, खुद से गवाही के लिए नहीं। साथ ही साथ ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये क्या हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की दोस्तों बात करते हैं, जो कि नॉर्मली जाना जाता है जीवन के अधिकार से। किससे जाना जाता है? जीवन का अधिकार जाना जाता है। ठीक है, तो यहां तक है। आर्टिकल 226 के तहत स्टेट हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। यहां तक क्लियर है? किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम? जितनी भी बातें मैंने अभी बताई आपके दिमाग में आ चुकी होंगी। पूरा एक खाका तैयार होना चाहिए। भाग 3 12 से 35 अमेरिका से लिया गया है, ये न्यायालय के द्वारा वाद्य योग है। ये क्या है? किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट है? क्या है? मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? किस लिए कहा जाता है? क्लियर है सब कुछ? बताइएगा, क्लियर है? कमेंट करें। चलिए, दीपक चौहान, गुड इवनिंग, प्रकाश चंद और जितने भी छात्र यहाँ पर लाइव आए हैं, ठीक है ना भाई? चलो, वेरी गुड, समझ आ गया? कमेंट जरूर कर दीजिएगा जहां ना समझ में आए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। अब बात करते हैं, देखो 12 से 35 भाग 3 में 12 से 35 है, लेकिन नॉर्मली 14, 15, 16, 17, 18 वहां से शुरू होता है विधि के समानता, फिर अवसर, लिंग भेद, ये सब। ठीक है, लेकिन अब आप यहां देखेंगे, ठीक है, कि 12 क्या है भाई? क्योंकि मौलिक अधिकार की शुरुआत ही है भाग 3 में 12 से 35 में है। इसके बाद 36 से 51 क्या आ जाता है? कर्तव्य आ जाता है। तो देखो 12 क्या है? मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है ना? मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य क्या है? राज्य किसे कहेंगे, है ना? उसको परिभाषित किया गया, उस परिभाषा डेफिनेशन है। ठीक है, 13 क्या कहता है? 13(1) देखिए, इसमें यह सिद्धांत को परिभाषित किया गया है कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण पूर्णतः समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित कर ली जाती हैं। यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की अगर दोस्तों हम बात करते हैं, ठीक है, अगर विधायिका या अगर आप संसद की बात करते हैं, विधायिका की बात करते हैं, तो अगर ये एक ऐसा कोई कानून बना दें कि वो कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन कर रहा हो, है ना, तो वह कानून क्या होगा? शून्य माना जाएगा। ठीक है, उस पर समीक्षा होगी और उस कानून को क्या किया जाएगा? वॉइड कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 13 ये कहता है। ठीक है, हाँ, यही कह रहा है कि 13(2)
यही कह रहा ना, सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम कर दिया जाए, है ना भाई। केशवानंद भारतीवाद 1973 केरल, है ना, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ये वाद है, बहुत महत्वपूर्ण वाद है, इस पर भी चर्चा करेंगे, सारी चीजें हम देखेंगे। और दोस्तों इसके बाद 8 से 9 संजय सर की हिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें वह मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन, बैटल ऑफ प्लासी, आज कॉन्सेप्ट है उनका, क्लास लग जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप 3 दिन क्लासेस देखिए, फ्री से देखिए और सोचिए समझिए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्ते प्रतिज्ञा जी, स्वागत है आपका भी, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक क्लियर है। 12 क्या है, 13 क्या है, मैंने बताया। अब देखिए अगला जो पॉइंट्स है, हाँ भाई, तो 6 प्रकार के जो हमारे क्या हैं, हमारे 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पहली बात तो कितने हैं टोटल, 6 प्रकार के हैं। 7वां था जो कि संपत्ति का अधिकार बन गया, ठीक है, कानूनी अधिकार 300 का के तहत। अब देखिए समानता का अधिकार क्या कहता है। समानता के अधिकार में ये 4 प्रकार की समानता है ना, 5 है, 14, 15, 16, 17, 18। एक एक पॉइंट को समझेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। इस बात को समझ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, धनी बल हो, निर्धन हो, सबको क्या है, विधि के समक्ष समानता। और ये विधि के समक्ष समानता, मैंने कहा कि मौलिक अधिकार तो अमेरिका से प्रेरित है, लेकिन एक ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन से लिया गया है ना, ये ब्रिटेन से प्रेरित है। ठीक है, और देखिए ये क्या है, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब भाई वो भारत में आया है ना, भारत में आया तो अगर उसने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, तो उसको जिस देश में वह आया है तो उस देश के लॉ के अकॉर्डिंग ही तो उस पर केस चलेगा। अगर उसने मर्डर किया तो मर्डर का केस चलेगा, है ना। जैसे कि कसाब, आतंकवादी कसाब आया था, मुंबई अटैक, ठीक है, पकड़ा गया, उस पर भारत के कानून के हिसाब से क्या चला, केस चला और उसको फांसी की सजा मिली। तो कोई भी विदेशी आएगा, उसको विधि के समक्ष समानता है, अपना मत, अपनी राय देने के लिए उसको स्वतंत्र है, वो देगा। कसाब का भी वकील हुआ था, कसाब ने भी किया था, है ना। तो विधि के समक्ष समानता ये विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, अब देखिए 15 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कुछ भी हो, ठीक है, राज्य आपसे क्या करेगा, कोई भी भेद नहीं करेगा। पंथ निरपेक्ष धर्म, मूल वंश, आपका मूल क्या है, किस वंश के हैं, किस जाति के हैं, आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना, या थर्ड जेंडर है। आजकल थर्ड जेंडर को भी मान्यता दे दी गई है कि नौकरियों में सबको मौका, कोई भी लिंक से नहीं कि हाँ कुछ विशेष नौकरियां होती हैं जिसमें कि थोड़ा जैसे आर्मी की नौकरियों देखें, कोई कोर होता है, लेकिन एक्सेप्शन छोड़ के अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं, राज्य विभेद नहीं करेगा कि हम महिला को नौकरी नहीं देंगे। ठीक है, महिला से ज्यादा काम ले लेंगे, पुरुष से कम काम लेंगे, महिला को वेतन नहीं देंगे, पुरुष को ज्यादा वेतन देंगे क्योंकि वो ज्यादा काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जन्म स्थान, अब आप यूपी के हो, आप एमपी के हो, महाराष्ट्र के हो, बिहार के हो, है ना, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आप अरुणाचल प्रदेश के हैं, कोई मायने नहीं रखता, आप असम के होंगे, कोई मायने नहीं रखता, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं। अगर ऑल इंडिया लेवल पर नौकरी निकलती है जिसमें यह कहा जाता है कि भारत के नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, तो आप भारत के नागरिक हैं, चाहे आप बिहार के हो, यूपी के हो, अरुणाचल प्रदेश के हो, कर्नाटका के, ओडिशा के हो, केरला के हो, तमिलनाडु के हो, ठीक है, तेलंगाना के हो, कहीं के भी हो, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं तो आप किससे कोई विभेद नहीं किया जाएगा, आपको ही उतना मौका दिया जाएगा जितना अदर्स के लिए मौका रहेगा। ठीक है, तो कोई विभेद का प्रतिषेध नहीं होगा। अब देखिए 16 क्या कहता है, सबसे पहली चीज लोकतंत्र, है ना, हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, गणतंत्र है। ठीक है, तो राज्य की ये गारंटी होती है कि वह अपने नागरिकों को काम दे, है ना, नागरिकों की रोजी रोटी के लिए वह व्यवस्था करे, रोजगार की व्यवस्था करे। और जब सरकारी नौकरियां देखा जाए, लोक नियोजन, है ना, के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सरकार की तरफ से जो नौकरियां निकलेंगी उसमें सबको समान रूप से देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 14 विधि के समक्ष हो गया, 15 धर्म, मूल, वंश, किसी भी जाति बिरादरी के हो, आपसे कोई मतलब नहीं है,
लोक नियोजन के विषय 17 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 क्या कहता है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि चतुर्वर्ण है ना, वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आज भी जो उच्च वर्ग के लोग हैं नीचे तबके के लोगों का शोषण करते हैं, जबकि संविधान में से क्या किया गया, निषेध किया गया है छुआछूत। पहले क्या था, कोई शूद्र छू ले तो उसको लोग बहुत तरीके से प्रताड़ना करते थे, सारी चीज थी। आज क्या हो गया, समानता हो गया। एक निम्न तबके का व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है ना, बन सकता है, कोई मायने नहीं रखता है। तो अस्पृश्यता का अंत है। उपाधियों का अंत समझिए, उपाधियों का अंत 18 में कहा गया है ना। 18 क्या कहता है दोस्तों, 18 ये कहता है कि भाई आपने पहले देखा कि जो ब्रिटिश थे, भारत स्वतंत्रता पूर्व 1947 से पहले अगर हम देखें तो बहुत प्रकार के वह क्या करते थे, उपाधियां देते थे, लॉर्ड, राय बहादुर है ना, नाइटहुड और इस संबंधों में, ठीक है। तो वहां पर क्या होता था कि भाई ठीक है, अब ये सारी उपाधियां खत्म की जाए, कोई विशेष तौर पर ना जाना जाए, केवल सेना की उपाधि है ना, जो सेना उपाधि देती है, यूनिवर्सिटीज हो गई है ना, जो विद्यालय कॉलेज यूनिवर्सिटीज उपाधि देती है, भारत सरकार जो उपाधि देती है, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न हो गया, ठीक है, यही सारी उपाधियां वैलिड होंगी और अन्य सारी उपाधियां उसका अंत होगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, उपाधियों का अंत कहता है, ठीक है। जो कुरीतियां थी उनको क्या किया गया, धीरे धीरे खत्म करने के लिए ये मूल अधिकार दिए गए। अगर ये मूल अधिकार हमारे पास ना होते तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। कोई भी सरकार आती, कोई भी नेता होता, मंत्री होता, सबको दबा कर रखता। आज भी वही वाला हाल होता कि लोकतंत्र तो है लेकिन क्या है, राजतंत्र हो जाएगा, है ना, तानाशाही वाला माहौल हो जाएगा। तो आप इसको लेकर कोर्ट जा सकते हैं और सरकार को फटकार भी लगेगी कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, है ना। तो ये राज्य के विरुद्ध क्या है, गारंटी है। इन चारों पांचों पॉइंट में किसी भी छात्र को कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर, है ना, स्वतंत्रता के अधिकार की ओर। बताओ भाई। हाँ भाई, कसाब को 4 साल बिरयानी खिलाई गई, देखो भाई वो अलग बात है। रोहित मिश्रा जैसे आप कह रहे हैं, अब भाई वो भी तो व्यक्ति है, उसको भी जीवन का अधिकार है ना। 21 उसको भी तो है, भले ही वहां का नागरिक हो तो क्या हुआ, और अकॉर्डिंग टू लॉ उस पर केस चला, फैसला आया, सब कुछ हुआ, देन उसकी फाइनल डेथ हुई, ठीक है। समझ गए आप लोग। इन पर कोई दिक्कत हो तो आप लोग खुलकर बोलिए दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज मौलिक अधिकार पूरा खत्म करेंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए कमेंट करते रहिएगा, मैं कमेंट भी देख रहा हूं आप लोग के। चलो भाई, यहां तक समझ में आ गया। स्वतंत्रता और फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ये क्यों आवश्यक है, राइट टू फ्रीडम क्यों दिया गया भाई, वो तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति, है ना, जो 19 कहता है। अब 19 के अंतर्गत बहुत सारे सब क्लॉज है। नॉर्मल प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लोगों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो बहुत सारे क्लॉज है 19 के तहत, और यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए 19 के अंतर्गत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। हमारे वाक स्वतंत्रता के अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार की हैं, 6 प्रकार की, ठीक है। एक एक कर को देखेंगे। सबसे पहला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19(1)(a) आता है ना, आर्टिकल 1 आता है, या इसको ए कहेंगे या क कहेंगे, जो कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों को, है ना, बोलने की स्वतंत्रता है, आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप कुछ ऐसे उक्ति बोलते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं या कुछ करते हैं तो वो वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में नहीं आएगा। लेकिन आप जेन्युइन तौर से अपनी बातों को रखते हैं। सरकार की जो नीतियां है, सपोज दैट अग्निवीर योजना, है ना, युवाओं ने इसका विरोध किया, लेकिन किस तरीके से हिंसात्मक विरोध किया, है ना। अगर वह शांति से धरना प्रदर्शन करते तो क्या उन्हें पुलिस लाठी मारती या इतना जो नुकसान हुआ है वो होता नहीं ना। अपनी बातों को कहने का वाक अभिव्यक्ति। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, ये कहता है आर्टिकल 19(1)(b), है ना। आप सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन कैसी, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये सम्मेलन का अधिकार 19(1)(b) कहता है। 19(1)(c) जो कि क्या है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, मतलब आप यूनियन बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं, ठीक है, वो बना सकते हैं आप, संघ, एक कमेटी बना सकते हैं। 19(1)(d) कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में आवाज संचरण का अधिकार।
अब जैसे कि देखिए कभी कभी आप देखते हैं कि महाराष्ट्र वाष्ट्र में उत्तर भारतीयों को, खासकर यूपी और बिहार वालों को भगा दिया जाता है, अरे भागो यहाँ से, क्या करने आए हो। लेकिन ये गैर कानूनी है, इलीगल है। भारत के राज्य क्षेत्र में 28 राज्य हैं, 8 यूटी है हमारे पास, है ना भाई। कितने राज्य हैं, कितने यूटी है, कमेंट करना भाई, है ना। तो यहां पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो राज्य क्षेत्र में आभास संचरण, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी घूमिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आप यूपी में नहीं आ सकते हैं, आप शिमला नहीं जा सकते हैं, आप गोवा नहीं जा सकते हैं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है, समझ गया आप लोग। चले अगला देखिए, अगला क्या कहता है, भारत के किसी भाग में निवास व बसने का अधिकार, जैसा कि आर्टिकल 35A 370 है ना, जो कश्मीर का वाला मामला था, वहां पर थोड़े नियम अलग थे, अब वो भी खत्म हो गया है ना, 35 से 370। तो आप 19(1)(e) कहता क्या है, भारत की किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हाँ, कुछ अगर एक्सेप्शन हो, अगर राज्य वहां पर कुछ स्पेशल कंडीशन पर वहां पर है तो वो चीजें हटाकर, ठीक है, कोई कार्य कर सकते हैं आप, कोई भी रोजगार जो इलीगल ना हो। हाँ भाई, रोजगार ऐसा नहीं कि कुछ भी बेच दो, है ना, सब कुछ बेच दो कि भाई हमें काम करने का अधिकार, हमें जीने का अधिकार है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। अब देखिए, जैसे कि अभी हाल में ही एक निर्णय आया है ना, कि जो सेक्स वर्कर है, पहले ये क्या था, ये क्या था, इलीगल था, है ना, जो सेक्स वर्कर हैं ये क्या था, इलीगल था, मनाही थी। अब इसको भी लीगल कर दिया गया, तो वो भी क्या हो गया, वो भी एक व्यापार के अंतर्गत आ गया, ठीक है भाई। तो अब ये भी क्या हो गया, जो विधि सम्मत है, कोई भी कार्य विधि सम्मत आप करिए, आपको छूट है, पूरी छूट है, ठीक है। हाँ भाई, 28 स्टेट 8 यूटी, हाँ बिल्कुल, यही तो मैंने बताया। आर्टिकल 20 देखिए क्या कहता है, 20 कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति है जिसने हत्या की है, मर्डर किया है, चोरी की है, डकैती की है, उसको मजबूर नहीं कर सकते, खुद से खुद की गवाही दो, है ना, कबूलनामा कर ले, वो अलग बात है, 3rd डिग्री टॉर्चर दे दिया, बिहाइंड द सीन क्या चलता है वो अलग बात है ना। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की, अपने ही दोष की सिद्धि के नहीं, ठीक है। और ये देखिए 20 और 21 ये आपके 352 लगने के बाद भी, है ना, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण के द्वारा अगर राष्ट्रपति महोदय 352 लगा देते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं, तो ये आपका निलंबित नहीं होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को, है ना। अब दैहिक देखिए क्या है, इसमें एक वाद हुआ था, मेनका गांधी बनाम संघवाद, 1979 या 78 की बात है। उसमें एक चीज और कहा गया था, व्यक्ति के विदेश यात्रा, है ना भाई, समझते जाना भाई, हर पॉइंट को, सारी चीजों को क्लियर होगा। विदेश यात्रा, मेनका गांधी वाला बात था 1979 में, मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, उनको जाने नहीं दिया जाता है, तो एक वाद कर दिया जाता है कि ये तो हमारा राइट, इसमें आता है भाई मौलिक अधिकार। जब व्यक्ति कहीं बाहर जाएगा तो सशरीर ही तो जाएगा, कि शरीर को रख के जाएगा और आत्मा चली जाएगी। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये हो गया। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, है ना, कुछ ऐसी दशाएं हैं जिसमें गिरफ्तारी, बंदी बनाए गए व्यक्ति के संबंध में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, जो बंदी बनाए गए हैं भाई, बनाने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, जो कानूनी है, आप उसको गैर कानूनी रूप से नहीं रख सकते। तो बंदी बनाए गए व्यक्तियों के संरक्षण से संबंधित भी ये कार्य है, ठीक है, समझ गए। पूरी कहानी क्लियर होनी चाहिए आपको, हर एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 2 अधिकार मैंने बता दिया। तीसरा अधिकार हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि पूर्व के समय में देखा जाए, पास्ट में हम देखते हैं तो जो छोटे तबके के लोग थे, है ना, जो छोटे तबके के, यानी जो निम्न उसके वर्ग थे, निम्न वर्ग के जो लोग थे, उनका सबल वर्ग के लोग क्या करते थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे उनका क्या करते थे, उनको घरों में गुलाम बनाकर, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो इतिहास की बात करते हैं, 1000 दिनारी, है ना, आपने देखा है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सिपह सलार था, है ना, तो उसको 1000 दिनारी 1000 रुपए में खरीदा गया था। तो ये पहले से मानव का व्यापार चलता आया है ना। तो मानव, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत सारे जो सेक्स वर्कर को तो अलाउ कर दिया गया है, लेकिन फोर्सफुल्ली अगर कोई किसी स्त्री को बेचा जाए, कुछ किया जाए, तो वो तो इलीगल है भाई, है ना। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ये बलात् श्रम क्या है, बलात् श्रम वो होता है दोस्तों जो कि क्या हद करता है, फोर्सफुल्ली,
है ना। किसी से आप जबरियन काम नहीं करा सकते, मजदूरी बेगारी नहीं करा सकते, काम कराने के बाद पैसा ना दे वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो फोर्सफुली आप काम नहीं करा सकते, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो मानव के दुरुपयोग बलात्कार का प्रतिशत 24, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दो बहुत बार आता है क्वेश्चन और इसमें काफी आप लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं। पूछा जाता है बच्चों के शोषण संबंधित कौन सा अधिकार है, 23-24 देगा, अक्सर आप कंफ्यूज कर देते हैं, 23 लगा देते हैं, नहीं 24 है ना। कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, और कितने वर्ष के बच्चे, 14 वर्ष के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, क्योंकि आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A क्या कहता है भाई, हमारा जो 21A है, 21A क्या कहता है, यही कहता है ना, शिक्षा का अधिकार, 21A राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो 14 वर्ष के बालकों का ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी है कि उनके अभिभावक, माता पिता, उनके जो संरक्षक हैं, उनका ये मौलिक कर्तव्य है कि वे बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये तो बात होगी शोषण के विरुद्ध, और जितना भी पढ़ाया जाएगा पूरी PDF आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपका इसका कल इसकी MCQ PDF आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी टॉपिक वाइज, क्योंकि जो भी चीज पढ़ाई जाएगी उसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन या एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन, सबकी MCQ आपको दी जाएगी। तो दोस्त इतना बता दो, अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो क्या आपका 100 नंबर का जो पेपर है मैथ, रीजनिंग और ये सब कवर करने के बाद क्या 80+ आप पा सकते हो कि नहीं पा सकते। खुद में जज्बा होना चाहिए, खुद में जज्बा होना चाहिए, और जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, जो व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर रहा है, उसकी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि ये 3 दिन क्लासेस आपको हम फ्री देंगे, 3 दिन आप खूब परखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। टैगलाइन है कंपनी की, है कौन सी है, घड़ी ओड़ी का है ना, प्रचार करते हैं, ठीक है। तो समझ आ रही है चीजें, समझ आ रही हूँ, ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। जहां ना समझ में आए आप हमसे वार्तालाप भी कर सकते हो यार, पूछ सकते हो सर इस टॉपिक पर आप थोड़ा सा डिस्कशन कर दीजिए। फोन नंबर है मेरा, है ना, फोन नंबर तो पता है ना आप लोग को, मेरा बताता रहता हूँ यूट्यूब की क्लास में, 97-212, ठीक है, 97-212 44-753, ये हमारा नंबर है ना। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, अपना कुछ पर्सनल पूछना चाहे तो पर्सनल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई 3 की। चौथा देखिए, चौथा क्या कहता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। अब देखिए 25 क्या है, 25 में एक प्रश्न सीधे सीधे बनता है कि बताओ भाई, सिखों के कृपाण धारण करने का अधिकार आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आता है, 25, 26, 27, 28, ये आपको दे दिया जाता है। तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 25 के अंतर्गत, यानी कि अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने की, आपका मन जो कहे, आप जिस धर्म संप्रदाय को मानना चाहते हैं, आपको राज्य ये नहीं कहेगा कि आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो तो कन्वर्ट हो जाओ, है ना, कुछ नहीं, आप अंतःकरण से, अपने मन से, ठीक है, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण उसका उस तरीके से, रीति रिवाज जो है उसका प्रचार प्रसार भी, ऐसा नहीं है हर धर्म अपना धर्म का प्रचार प्रसार करता है ना। जैसे कि अगर आप देखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट में, कल ही मैंने पढ़ाया था पॉलिटी वाले में, जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया था, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने की छूट दी, ठीक है। तो हर धर्म को मानने की, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है भाई, यहाँ तक सही है। 26 क्या कहता है, धार्मिक गतिविधियां, है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार। अब धार्मिक गतिविधियां क्या भाई, धर्म है, हिंदू धर्म की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, सिख, जैन, सबके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग रीतियां हैं, उस प्रकार से मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, वो सारी चीजें हैं। तो ये दोस्तों धार्मिक गतिविधियां, किस तरीके से वहाँ पूजा होगी, है ना, कई तरीके से जो भी चीजें उस धर्म में होती हैं, ठीक है, सबको गतिविधियां करने का अधिकार है, ठीक है भाई। किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कई बार पूछा जाता है कि धार्मिक मामलों के जो भी कार्य होते हैं वह टैक्स फ्री होते हैं। क्या होते हैं, टैक्स फ्री होता है। अगर आप मंदिरों में दान देते हैं, कहीं भी दान देंगे, कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी दान देते हो, वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है ना, सरकार उस पर कर नहीं लेती है। तो किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध, यानी कि अगर आप उसकी अभिवृद्धि हेतु कर रहे हैं तो सरकार कर नहीं लगा सकती करारोपण पर, है ना, ये करती है, ये टैक्स फ्री, ठीक।
कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। अब देखिए शिक्षण संस्थाओं की बात करते हैं, उनकी सभा होती है, सारी चीजें होती हैं, तो उसमें छूट मिली है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो वेरी गुड। तो पॉइंट सारी चीजें समझ में आ रही है। और पांचवा देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज मूल अधिकार मैं पूरा खत्म कर दूंगा, कल इसकी एमसीक्यू की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी और उस पीडीएफ का आंसर नेक्स्ट डे मिलेगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग, डाउट का सेशन है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तो हालांकि इस पर नहीं आ पाए क्योंकि कुछ प्रोटेक्शन है इस पर, एप्लीकेशन पर। आप उस क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर इस टॉपिक का, मौलिक अधिकार का क्वेश्चन नंबर 10 कृपया करके बता दे, दोबारा समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1 आप क्वेश्चन नंबर लिखकर भेज दोगे डाउट वाले सेशन में। डाउट का सेशन आप लोग को पता है ना, वहां से उस क्वेश्चन को उठाकर आपको यहाँ पर डिस्कशन कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, सारी चीजें डिस्कस कर दी जाएंगी। देखो भाई, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार समझते चलिएगा। आर्टिकल 29 से 30। अब देखिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। अब अल्पसंख्यक हैं कौन भाई? अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है। जैसे कि हमारे देश में क्या है, हिंदू मेजॉरिटी है। हिंदू मेजॉरिटी 80-20 की बात करते हैं, 80% और 20%। तो ये देखा जाए तो जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, है ना, क्रिश्चियंस हो गए, जैन हो गए, ये सब क्या है, अल्प मात्रा में ये अल्पसंख्यक है। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात किया गया है, क्योंकि ये वही चीज हो जाता कि जो सबल वर्ग है निर्बल वर्ग का शोषण ना करे, जो बहुसंख्यक हैं, मेजॉरिटी में है, वो अल्पसंख्यक का शोषण ना करे। ठीक है, इसलिए इस अधिकार की बात की गई है। क्योंकि आप जानते हैं जो 2 नेशन थ्योरी के तहत भारत का जब विभाजन होता है ना, भारत का विभाजन होता है 2 नेशन थ्योरी के तहत, तो कहा गया कि भाई जो मुस्लिम्स हैं, जो भी हैं, जो स्वैच्छिक रूप से पाकिस्तान बसना चाहते हैं पाकिस्तान बस जाएं, जो भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहना चाहिए, किसी को भगाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो नहीं गए यहाँ पर रह गए, जो गए तो वो चीजें हैं। तो उनके अधिकारों के बारे में कि अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 29 है। तीसरा क्या कहता है भाई, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। अब जो अल्पसंख्यक है ना, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ये अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। और एक और बड़ी बात कि इसमें ये अपने स्तर पर, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपने स्तर से ये क्या कर सकते हैं, ये अपने अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। ये इनको पूरी छूट दी गई है। अल्पसंख्यक जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, अगर करती है तो इलीगल है। अभी हाल में ही 15-20 दिन पहले का एक मैटर निकला था, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दिया इसमें। ठीक है, अल्पसंख्यक कमेटी थी, वहां पर एक क्लर्क की नियुक्ति की गई, उसको क्या किया बीएसए ने, है ना, बीएसए ने, डीओएस जिला विद्यालय निरीक्षक जो होते हैं, डीओएस ने क्या किया, उसको शून्य कर दिया कि ये भर्ती इलीगल है। वो कोर्ट गया, है ना, कोर्ट गया और उसने कहा कि सर हम तो माइनॉरिटीज के अंतर्गत हम यहाँ पर भर्ती हुए हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हनन है। कोर्ट ने बात को सिद्ध किया, डीओएस का ऑर्डर रद्द हुआ, उसको फिर से जॉब मिली। ठीक है, समझ गया आप लोग? चलो भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो 31 क्या कहता है। 31 की बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार, जिसको क्या कर दिया गया, निरसित। यानी कि संपत्ति के अधिकार को 44वां अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से क्या कर दिया गया, लीगल कर दिया गया, लीगल राइट्स कर दिया गया। ठीक है, कौन सा आर्टिकल कहता है, 300 का के तहत 1978 में, और 300 का के तहत, या आप आर्टिकल 300A ये आप कह सकते हैं। इसके तहत एक क्या है, एक लीगल राइट्स। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताओ भाई संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट्स। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। मेन पॉइंट आपको समझना है कि आर्टिकल 31 और इसके बाद कौन सा अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया, 44वां अमेंडमेंट सन 1978, और किसके अंतर्गत, 300 का के तहत। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखनी, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जहां से क्वेश्चन बने ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये तो हो गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी। अब देखो अगला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32। सबसे बड़ी बात, इससे जो प्रश्न बनते हैं, इसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुसार, है ना, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुसार ये क्या है, संविधान की आत्मा है, संविधान का सोल है ना, संविधान की आत्मा है। वैसे आत्मा तो देश का या प्रस्तावना को कहा गया है, लेकिन अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। ये प्रश्न बनता है। अब देखो भाई, 226 और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करते हैं। ये क्या करता है,
5 प्रकार के रिट जारी करता है ना, संवैधानिक अधिकारों, संवैधानिक उपचारों का जो रेमेडी है ना, रेमेडी है 5 प्रकार के। परमादेश, हम आदेश देते हैं, परम आदेश जो कोर्ट देगा, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। कभी कभी ऐसा होता है, कई केसों में क्या होता है, पुलिस, जो पुलिस होती है जिसको बंदी बनाए रखा जाता है अभियुक्त को, उसको क्या करती है, गुम कर देती है, पता नहीं चलता, उसके परिजन परेशान होते हैं। उसका वकील क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा कि साहब हमारे इस मुवक्किल को लाया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण डाल देगा कि पुलिस इसको कहाँ छुपा कर रखी है, पुलिस का कर्तव्य है ये लाए, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रतिषेध मतलब मना कर देना, प्रतिषेध हो गया, ठीक है। तो 5 प्रकार की हैं, इन 5 को डिटेल में देख लेंगे, इसके बाद हमारा मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म मतलब टॉपिक होगा, मूल अधिकार खत्म नहीं होगा, केवल अगर इमरजेंसी लगेगी तो 20 और 21 बना रहेगा, बाकी सब हट जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, फटाफट देखिए। परमादेश क्या होता है, इसको कहा जाता है, शाब्दिक अर्थ, हम आदेश देते हैं। आदेश कौन देगा भाई, जज साहब देंगे, न्यायालय देगा, है ना, 32 और 226 के तहत, ठीक है। तो यह उपचार न्यायालय के विवेकाधीन है, और इसमें क्या होता है, किसी लोक प्राधिकारी, है ना, वह क्या करता है, अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सार्वजनिक कर्तव्य को, सपोज दैट जिले का डीएम है, जिले का सर्वे सर्वा कौन होता है, डीएम होता है, जिलाधिकारी होता है, वो अपने कार्यों का निर्वहन अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, जिले की सारी चीजें, शासन प्रशासन सबके उत्तरदायित्व के रूप में यहाँ पर है, या शिक्षा विभाग में बीएसए हैं, है ना, बेसिक शिक्षा विभाग में बीएसए हैं, डीवाईएस हैं, ये अपने पद का सार्वजनिक निर्वहन जो नहीं कर रहे हैं, उनका जो कर्तव्य, जो उनकी ड्यूटीज है। अगर आप लेखपाल बन जाते हो और लेखपाल का काम ही नहीं कर रहे हो, है ना, अपने हल्के में नहीं जा रहे हो, खतौनी खसरा ये सब बना ही नहीं रहे हो, लोग शिकायत करेंगे, तो क्या होगा भाई, वही सारी चीजें है ना, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो जिसे करने से इनकार किया है और जो किसी अन्य पर्याप्त विधि उपचार के बिना कराया नहीं जा सकता, ठीक है, इस सार्वजनिक कर्तव्य को करे, यानी कि जो उसकी ड्यूटीज है अगर वह नहीं कर रहा है ना, तो अगर कोई कहे कि भाई जिलाधिकारी महोदय ये इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेगा व्यक्ति, कोर्ट जाएगा, रेमेडीज जो बोला गया है, परमादेश, कोर्ट क्या करेगा, आदेश देगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, पॉइंट समझ में आया ये। दूसरा देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसा कि मैंने इसका सार बताया था, ये क्या है, एक लैटिन शब्द है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है शरीर, सशरीर प्रस्तुत करना, है ना, शरीर प्राप्त करना या सशरीर प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ये क्या कहता है, यह एक ऐसी रिट है जो आदेश के रूप में होता है, आदेश कोर्ट देता है, जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया है ना, वही मैंने कहा कि पुलिस, अगर पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई तो कानूनन रूप से 24 घंटे के अंदर सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने मुझे प्रस्तुत करना चाहिए। पुलिस ऐसा नहीं करती, पुलिस हमें 10 दिन बंदी बनाकर रख देती है, ना हमारे घर वालों को पता चलता है, ना हमारे वकील को पता चल रहा है कि भैया इसका एनकाउंटर हो गया, क्या हो गया, ये कहाँ फरार है ना, पुलिस के कस्टडी से कहाँ चले गए। तो ये रिट जारी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि व्यक्ति को सशरीर लाओ भाई, ठीक है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे, जिससे न्यायालय का यह जान सके कि उसे क्यों सिद्ध किया गया, क्यों उसको पकड़ा गया, उसका क्या जुर्म था, क्या था, और यदि बंदी रखने का विधिक और औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सके। जाहिर सी बात है भाई, अगर उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, जबरियन उसको रखा गया है, तो उसको मुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या प्राइवेट व्यक्ति, दोनों में, अब देखो ये पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों में, दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सरकारी है। जैसे कि परमादेश है, परमादेश में अंतर क्या था कि जो प्राइवेट वाले व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी होगा, परमादेश क्या होगा, लोक नियोजन में जो सार्वजनिक है, सरकारी कर्मचारी है, लेखपाल है, बीडीओ है, एसडीएम है, थाना अध्यक्ष है, ये सब अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आदेश जारी होगा। लेकिन ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण दोनों में जाएगा, प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर में, ठीक है, समझ गए आप लोग। बात ना समझ में आई तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। प्रतिषेध, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मना करना या रोकना, समझिए। इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक निकायों को अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारता, आप जानते हैं कि एक लेयर होती है ना, लोअर कोर्ट हो गया, है ना, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो गया, जिला न्यायालय हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो एक लेयर है, एक सीढ़ी बनी हुई है, और उन सबके क्या है, अधिकार क्षेत्र हैं। जिला न्यायालय या ग्राम सभा की पंचायत, वो फांसी की सजा और ये सारी चीजें, मतलब हर तरीके का उनके अधिकार अलग अलग है ना। अगर जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, कुछ अधिकार
हाई कोर्ट नहीं दे सकता, हाई कोर्ट के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को हाई कोर्ट नहीं पलट सकता, है ना। तो एक लेयर है, एक कड़ी है, सीनियरिटी की बात की जा रही, तो मना करना। तो ऐसा कोई कार्य अगर जो अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर कोई ऐसा कार्य करता है तो वह क्या होगा, प्रतिषेध होगा, ठीक है, वह क्या होगा, प्रतिषेध होगा, ठीक है। तो ये न्यायालय की बात हो गई, समझ गए आप लोग। अब देखो चौथा, देखो उत्प्रेषण, इसका मतलब प्रमाणित या सूचना देना। अर्थ समझिए, उत्प्रेषण का क्या मतलब होता है। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा ना कि कितने प्रकार के रिट जारी करेंगे, 5 प्रकार के। किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय जो लोअर कोर्ट है को न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है या निर्णय प्रकृति या न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, ठीक है, समझ गए। और परमादेश न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक कार्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है, जबकि प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण रिटें केवल न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध निकाली जाती है। अंतर दोनों में समझिएगा, आपसे परमादेश पूछ ले कोई, उत्प्रेक्षण क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, उसमें अंतर क्या होता है, ठीक है। तो परमादेश पब्लिक है ना, क्या है, परमादेश न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी दोनों के विरुद्ध होता है, चाहे न्यायिक हो चाहे प्रशासनिक हो, जैसे कि मैंने बताया डीएम, एसडीएम, है ना, एडीएम, सबको वो हो गए। जबकि प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण केवल न्यायिक प्राधिकारियों जो लोअर कोर्ट्स हैं अपने न्याय अधिकार के क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ ऐसा निर्णय दे देते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं है, ठीक है, तो वो सारी चीजें निकाली जाती हैं। उत्प्रेक्षण हो गया। इसके बाद एक लास्ट बचता है अधिकार परीक्षा, है ना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किस अधिकार से भाई, है ना, किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा मतलब क्या, प्राधिकृति या वारंट के द्वारा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। सपोज दैट कोई एसडीएम है ना या तहसीलदार, तो अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, आपने ईडब्ल्यूएस बनाया, ओबीसी एसटी एसटी बनाया, ये किसका कर्तव्य है, ये तहसीलदार का कर्तव्य है। आपके जाति प्रमाण पत्र पर तहसीलदार का मोहर लगता है, उसका ऑफिस रहता है। निवास प्रमाण पत्र एसडीएम जारी करता है ना। निवास प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, आपके तहसील का जो एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब क्या एसडीएम जाति जारी करेगा, कर दे, लेकिन ये के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, वो इनवैलिड माना जाएगा। सबके अलग अलग अधिकार है, तो वही है भाई, किस अधिकार से आपने किया, अवैध अधिकारों को रोकता है ना, अवैध अधिकारों को। कि एसडीएम के कार्य को कोई डीएम के कार्य को कोई एसडीएम कर देगा, एसएसपी के कार्य को कोई थानाध्यक्ष कर देगा, अरे ये तो एसएसपी साहब ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, थानाध्यक्ष कैसे कर देगा, है ना। वो अपने कार्यालय का हेड होता है, अपने जो भी उसके अंदर का कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, वो अपने है, तो जो उसकी अधिकारिता है। आप लेखपाल होंगे तो कानूनगो के अधिकार क्षेत्र में नहीं जाएंगे, है ना। कानूनगो आपका सीनियर अधिकारी होता है, उसके ऊपर क्या होता है, नायब तहसीलदार होता है, फिर तहसीलदार होता है। तो ये कड़ी है, एक चेन है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताया। आज के लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिली हैं। एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन कर देता हूं। भाग 3 12 से 35 न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। 6 मौलिक अधिकार हैं। विधिक अधिकार कानूनी आपका 300 का के तहत है, 31 वाला, ठीक है। अमेरिका से लिए गए हैं, 20 और 21 नहीं रद्द होते हैं, कितने हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। किसी भी छात्र को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, अभी बताइए। आज मैंने कहा कि पूरा आपको मैं ये खत्म कर दूंगा। इसके बाद देखिए, एक जो वाद होता है ना, अभी मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और एक चीज देखिए, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है कौन कौन से अधिकार, ध्यान रखिएगा। विधि के समक्ष मैंने कहा कि कोई विदेशी भी होगा तो उसको भी मिलेगा, ठीक है। विधि के समक्ष कोई विदेशी भी होगा उसको मिलेगा, लेकिन 15, 16, 19, 30, 29 और 30, है ना। 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल और केवल हमें प्राप्त है, यानी कि भारत के नागरिकों को। कोई विदेशी आकर ये नहीं कह सकता कि हमें भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, लोक नियोजन में हमको भी छूट दो भाई, है ना। ये हो गया लिंग। तो इस तरीके से 29 और 30 की बात करते हैं, जो माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये केवल, ये भी एक प्रश्न बनता है कि याद रखिएगा 15, 16, 19, 29 और 30 रट डालिए। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल हमें प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ जो भी हैं वो दोनों को प्राप्त है, ठीक है, दोनों को प्राप्त है। समझ गए भाई। अब एक महत्वपूर्ण बात है, केशवानंद भारती बनाम, है ना। हालांकि 32 और 4 और इसकी बात करते हैं तो
काल की जब राष्ट्रपति महोदय उद्घोषणा करते हैं, है ना, इसके अनुसार है। और 33 क्या कहता है, विधानसभा को मूल अधिकारों पर विधि बनाने और सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मेन चीजें मैंने बताया। और संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, केशवानंद भारतीवाद 1973 वर्सेस केरल गवर्नमेंट, है ना, इसमें क्या निर्णय आया था भाई, ये वाद भी आता है मौलिक अधिकारों से संबंधित कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में संविधान के आधारभूत ढांचों में शामिल तत्वों को स्पष्ट किया है और इन तत्वों की सूची पूर्ण अंतिम न होकर मात्र उदाहरण स्वरूप है। तो ये पूरा सार है आपके टॉपिक मौलिक कर्तव्य का। एक एक चीज करके मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। अब बताइए क्लास आपको कैसी लगी, अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा। और ये संविधान के आधारभूत ढांचों में जो शामिल तत्व हैं, ये लास्ट स्लाइड है, आखिरी, ये अंतिम है। संविधान की सर्वोच्चता एवं विधि का शासन, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण का मतलब क्या, राज्य सूची पे राज्य बनाए, केंद्र सूची पर केंद्र बनाए और दोनों समवर्ती पर बनाए। कोई विवाद होता है तो वो समवर्ती वाला माना जाएगा, केंद्र का माना जाएगा। ठीक है, संघात्मक ढांचा, संसदीय प्रणाली, राज्य व्यवस्था का गणतांत्रिक ढांचा, न्यायपालिका स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनर्विलोकन, संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति 368 वाला मामला, और मूल अधिकारों तथा नीति से तत्वों के मध्य संतुलन और पंथ निरपेक्षता। ठीक है, तो हालांकि ये मौलिक अधिकार से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, केवल वाद याद रखिएगा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल वाद। ठीक है, तो बताओ भाई क्लास कैसी लगी। और एक बार मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे बाद में क्लास को देखेंगे, आप अभी ट्रायल ले रहे हैं, आप संतुष्ट हैं कि नहीं, उसको सोचने के बाद ही आप बिल्कुल 675 रुपये अपना दीजिएगा भाई, है ना। हम तो आपको जितना भी पॉसिबल होगा सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, है ना भाई, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ें आपको कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और इसका मॉक टेस्ट भी हम कराएंगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको लगाइए, उसका आंसर नेक्स्ट डे, है ना, आंसर मैं यहीं पर डिस्कशन करूंगा, क्लास में ही डिस्कशन करूंगा भाई, ये कल वाली पीडीएफ है और 10 मिनट उसका आंसर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें कवर हो जाए। इन केस किसी पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसको डाउट सेशन में डालकर हमको भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो बताओ भाई कैसी लगी क्लास, कुछ अपना फीडबैक दीजिए। और इसके बाद क्लास को द एंड करते हैं। और अभी 8 बजे आएंगे संजय सर और मिडवल हिस्ट्री में आपको, नहीं मॉडर्न है, सॉरी मॉडर्न पढ़ाएंगे, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे जिसमें बैटल ऑफ प्लासी है। ठीक है, तो जितने भी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं, जो छात्र बाद में देखेंगे जरूर बताएंगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप संतुष्ट हैं या नहीं हुए, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया, जो बातें हमने 1 घंटे लेक्चर में बताई हैं आपको समझ में आई कि नहीं आई, हर तरीके से आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, डाउट सेशन भी रखा जाएगा। तो बताओ भाई रमेश राणा, प्रकाश चंद, पंकज कुमार, गोपाल सिंह, जितने भी छात्र यहाँ पर हैं, है ना, दीपक चौहान, प्रतिज्ञा पांडे, रोहित मिश्रा, पंकज, रोहित, बताओ भाई कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर क्लास को हम एंड करते हैं। और आपसे हमारी कल मुलाकात होगी 11 बजे, क्योंकि आज पहला दिन था और थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, हम क्लास सुबह नहीं ले पाए थे। तो 11 बजे कल संधि में पढ़ाऊंगा हिंदी का, वो भी फ्री है, 3 दिन फ्री मिलेगा भाई, 27, 28, 29। ठीक है, 3 दिन आपको मैंने कहा है कि जांचिए परखिए, 3 दिन बहुत होता है हर टीचर की क्लास में। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप डाउट सेशन में क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। टाइम टेबल शेयर करें, अच्छा पंकज कुमार, बिल्कुल पंकज कुमार, आपको बैच में टाइम टेबल शेयर कर दिया जाएगा। अभी मैं बता दूं जो क्लासेस चलेंगी, है ना, समझिए अभी जो क्लासेस हैं 4 क्लासेस आपको मिलेंगी। थोड़ा सा अभी साइंस के जो सर हैं उनके फादर की डेथ हुई है तो अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम 5 क्लासेस डेली आपको देते, जो हमने कमिटमेंट किया था कि हम 5 क्लास आपको देंगे। टाइम टेबल नोट कर लीजिए। देखो भाई सुबह 11 से 12, है ना, 11 से लेकर 12 तक, मतलब 45-50 मिनट की क्लास होगी। ये क्लास होगी हिंदी की, है ना, हिंदी जिसमें कि मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इसके 10 मिनट बाद 12:05 पर स्टार्ट हो जाएगी, तो 12 से 1 नॉर्मली ये क्लास होगी पीयूष सर की, है ना, पीयूष सर की होगी क्लास, जो कि आपको पहले मैथ का सेक्शन पढ़ाएंगे, है ना, मैथ और रीजनिंग पीयूष सर, जैसा कि रीजनिंग आपको पढ़ा ही रहे हैं, आप सब देख रहे हो। ठीक है, 2 क्लास तो सुबह हो गई, 11 से 12, 12 से 1। ठीक है, इसके बाद शाम को 6 से 7 फिर हम मिलेंगे पॉलिटी के सेशन में, और जो हमने बताया है 6 से 7 फिर मैं आप लोग के लिए अवेलेबल रहूंगा। और 8 से 9 संजय सर की क्लास होगी। तो ये 4 टाइम नोट करिए, क्लासेस चलेंगी 11 से 12,
फिर 10 मिनट का गैप रहेगा, मतलब 50 मिनट की क्लास होगी, 50-55 मिनट की। फिर ये होगा तो 2 स्लॉट सुबह, 2 स्लॉट शाम को, एक क्लास आपकी और मैनेज की जाएगी जब सर अवेलेबल हो जाएंगे, है ना भाई। तो भाई ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, उसमें क्या कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा लगा पढ़कर, वेरी गुड क्लास पंकज कुमार और रमेश राणा। तो भाई बिल्कुल पढ़ते रहिए और बिल्कुल आप भी अपने दोस्तों मित्रों को बता सकते हैं कि कैसा यहाँ पढ़ाया जा रहा है। इसकी पीडीएफ आपको अभी क्या कल मॉर्निंग में अवेलेबल होगी, जो मैंने पढ़ाया है इसकी पीडीएफ आपको कल सुबह 11 बजे के पहले पहले पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, क्योंकि अभी एक और क्लास होगी संजय सर की है, तो वो भी पीडीएफ, दोनों पीडीएफ आपको कल मिलेंगी, है ना। और एमसीक्यू भी आपको दे दिया जाएगा और इस एमसीक्यू पर हम कल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और अभी 8 से 9 आइएगा, संजय सर आ रहे हैं, वहाँ भी पढ़िए, उनसे पढ़िए, उनकी क्लास लीजिए, देखिए कैसा लगता है आपको, ठीक है भाई। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं आपसे फिर कल 11 बजे। थैंक यू, ख्याल रखिए अपना।